तो अब हम लोग लिखते हैं क्या, सेकंड में क्या है, ओमेगा नोटेशन। ये है ओमेगा नोटेशन। ये सिंबल है ओमेगा का, जैसे बीगो लिख रहे थे वैसे ही ओमेगा का ये सिंबल है, तो ओमेगा नोटेशन है। इसमें क्या कहता है, इसमें इसका स्टेटमेंट को पहले देखेंगे हम लोग, जो इफ fx and gx be two positive function and c and there exists c n naught where c greater than 0, n naught greater than equal to 1, fx greater than equal to c into gx for all n greater than equal to n naught। यही इसका स्टेटमेंट है। तो अगर ऐसा है तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे fx इक्वल टू ओमेगा ऑफ gx। fx इक्वल टू ओमेगा ऑफ gx। अब इसको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं एक बार फिर से। क्या है भाई, इफ fx एंड gx बी टू पॉजिटिव फंक्शन। हाँ पहले भी था, बीगो में भी यही था, बीगो में भी यही चीज था, fx और gx दो पॉजिटिव फंक्शन था, एंड देयर एग्जिस्ट c एंड n नॉट। c और n नॉट ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, यहां भी कांस्टेंट है। जैसे बीगो में कांस्टेंट था, यहां भी कांस्टेंट है, c एंड नॉट दोनों कांस्टेंट है। c क्या है, कंपैरेटिव स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स, जहां पर कि c ग्रेटर देन 0 होगा। n नॉट क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स, n नॉट क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स, n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वेयर c ग्रेटर देन 0, n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ऐसा है, समझ लो फिर से देखो एक बार, if fx and gx be two positive function and there exist c and n naught where c greater than 0, n naught greater than equal to 1 and fx greater than equal to c into gx, fx greater than equal to c into gx for all n greater than equal to n naught, then fx equal to omega of gx, then fx equal to omega of gx। इसका मतलब क्या है कि fx और gx दो पॉजिटिव फंक्शन अगर लेते हैं हम लोग, और c और n नॉट दो ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है जिसमें कि c 0 से बड़ा है, n नॉट 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, तब fx ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू gx अगर हो रहा है फॉर ऑल सब n के लिए जो n नॉट से बड़ा है, n नॉट से बड़ा सब n के लिए अगर fx ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू gx हो रहा है ऐसा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, fx इक्वल टू ओमेगा ऑफ gx।
समझ रहे हो बात? यही ओमेगा है, ओमेगा नोटेशन में बस यही है। बीगो में क्या था, अब इसको देख लेते हैं एक बार। बीगो में क्या था, यहां था एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स था, बाकी सब तो सेम ही है। मतलब कि ओमेगा में एफ एक्स लेस देन, ओमेगा में सिंबल ऐसा था, अब क्या है, नहीं बीगो में सिंबल ये क्या है, बीगो में सिंबल लेस देन इक्वल टू था, ओमेगा में सिंबल एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया है। बस रिवर्स हो गया है, बस रिवर्स हो गया है। इसको हटा देते हैं यहां से, कंफ्यूजन होगा ऐसे, समझ लो। यहां सिंबल पहले एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स था, अब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स है, बस यही तो है। अब बाकी सब सेम है, सी क्या है, एन नॉट क्या है, सेम है, जैसे वहां पर था वैसे ही यहां भी है। बस एक ही डिफरेंस है ओमेगा और बीगो में कि ये सिंबल चेंज हो रहा है यहां पर बस। तो सिंबल जब एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स था, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स था, तो जो फंक्शन है सी इंटू जी एक्स से छोटा या छोटा इक्वल उसके हो रहा था, तब वहां अपर बाउंड लिखे थे ना, अपर बाउंड लिखे थे ना कि अगर 80 रुपया से 85 रुपया तक मेरे पास है तो बोल दे क्या 90 से कम ही है, तो 90 अपर बाउंड हो गया। यहां क्या बोलेंगे कि 80 से 85 रुपया है ना, तो बोल सकते हैं क्या जो 75 से ज्यादा ही है, 75 से कम नहीं है। समझ रहे हो बात को? अगर 2000 से 2050 रुपया तक है तो क्या बोल सकते हैं कि 1500 से ज्यादा ही है ओमेगा में। और बीगो में क्या बोलते थे कि 2000 से 2500 अगर है तो क्या बोलते थे कि 3000 से कम ही है। मतलब बीगो में अपर बाउंड ले रहे थे और ओमेगा में क्या करेंगे, लोअर बाउंड लेंगे। ओमेगा में क्या करेंगे, ओमेगा में लोअर बाउंड लेंगे, लोअर बाउंड। ओमेगा में क्या लेंगे, लोअर बाउंड लेंगे। बीगो में क्या था, अपर बाउंड ले रहे थे हम लोग, बस यही है और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं दो चार। सब कुछ सेम है, वहां जैसे अपर बाउंड ले रहे थे सेम उसी तरीके से यहां पर लोअर बाउंड लेना है और कुछ नहीं है। इसलिए बोले ना बीगो समझ लोगे तो ओमेगा बहुत ही आसान है, कुछ नया है ही नहीं इसमें। अच्छा यहां पर लेते हैं क्या एक क्वेश्चन, एफ एक्स लेते हैं, सेम उसी फॉर्मेट में ले लेते हैं, n प्लस 50 और जी एक्स लेते हैं n। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस 50 ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू n। यही कंडीशन फुलफिल करना है ना हम लोग को। ये क्या है, एफ एक्स क्या है, n प्लस 50, यहां ले लिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू जी एक्स। ये साइन केवल रिवर्स हो गया है। अब n का c का क्या वैल्यू लेंगे और n नॉट का क्या वैल्यू लेंगे कि ये सही हो जाए। तो c का वैल्यू मान लो 1 लेते हैं, c का वैल्यू 1 लेते हैं और n का भी वैल्यू 1 लेते हैं। ये क्या हो गया, 1 इंटू 1 ही रह गया इस साइड में। तो यहाँ क्या हो गया, n का वैल्यू 1 लिए तो 1 प्लस 50 कितना हो गया, 51 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही है क्या, हाँ सही है। तो c का वैल्यू 1 हो गया, n नॉट का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, c इक्वल टू 1 हो गया और n नॉट का वैल्यू भी 1 हो गया। ये वैल्यू आ गया, फाइंड आउट कर लिए। अगर c और n नॉट का वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, n नॉट क्या है कि n नॉट का इससे कोई भी बड़ा वैल्यू लेंगे तब ये सेटिस्फाई होना चाहिए, कोई भी बड़ा वैल्यू। मान लो देखो यहाँ पर बड़ा वैल्यू लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, 1 को काट कर 1000 लेते हैं, 100 ले लेते हैं। 100 में क्या होगा
100 है, 100 प्लस 50 कितना हो गया 150, लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 100 कितना हो गया 100 ही हो गया। सही है यहां भी। अब बोलोगे सी का वैल्यू चेंज करिए थोड़ा, सी का वैल्यू चेंज करते हैं, लो 2 कर दिए, सी का वैल्यू को 2 कर दिए, तब क्या होगा, फिर भी वैल्यू यहां पर लेंगे सी इंटू सी का वैल्यू अगर हम लोग ले रहे हैं, सी का वैल्यू ले रहे हैं 2 हो गया है, मान लो यहां पर 100 है, सी का वैल्यू 2 नहीं लेंगे, सी का वैल्यू 1 नहीं लेंगे यहां पर, अगर 100 इंटू 2 होगा 200 होगा, यहां पर 150 होगा। सी को अब इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, सी क्या है स्पीड ऑफ कंप्यूटर है ग्रेटर देन 0 है, एन नॉट में है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट कहीं भी चला जाए, लेकिन सी का लिमिटिंग वैल्यू है, एक लिमिट से ज्यादा सी को बढ़ाएंगे हो सकता है वैल्यू रिवर्स हो जाए, इसलिए सी का वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं, 2 में फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि सी का वैल्यू 1 ही है, सी का वैल्यू 1 ही होगा, एन नॉट का वैल्यू भी 1 होगा। ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, करना कुछ नहीं है, फंक्शन को कंपेयर करना है, फंक्शन को कंपेयर करके आराम से बना सकते हैं। क्योंकि करना क्या है, यहां पर लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है, बीगो में हम लोग अपर बाउंड फाइंड कर रहे थे, यहां पर लोअर बाउंड फाइंड आउट करेंगे। तो एफ है, एफ में एक फंक्शन अब लेते हैं एन स्क्वायर प्लस एन, यहां पर लेते हैं केवल एन, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, एन स्क्वायर प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू एन, हो गया, यही होगा ना, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू एन, बीगो में होता था, यहां पर क्या है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स, यहां पर सी का कुछ वैल्यू लेते हैं, मान लो 1 लिए, एन का वैल्यू 1 लिए, तब क्या आ गया 1 अगर लेंगे तो यहां पर क्या होगा 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 1 कितना होगा 1, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, हाँ सही है, मतलब कि सी और एन का वैल्यू 1। अब एन का वैल्यू इसे कितना भी बढ़ा लो, मान लो यहां पर 20 कर लेते हैं, तो क्या होगा 20 स्क्वायर 400 प्लस 20, मतलब कि 420 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 20, हाँ 420 ग्रेटर देन इक्वल टू 120, ये सही है, ये भी सही है, मतलब कि एन का कोई भी वैल्यू इस पॉइंट से ज्यादा लेंगे 1 से ज्यादा तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यहां पर सी का वैल्यू 1 हुआ और एन नॉट का वैल्यू 1 हुआ, ये वैल्यू अगर रहेगा तब हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स, क्यों एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स पॉसिबल है, बस यही काम करना है। इसके बाद मान लो कोई और फंक्शन लेते हैं, आसान है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, बीगो जिसका पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि बीगो में जितना भी टर्म था वो सब हम लोग देख चुके थे। फंक्शन को भी यहां मिटाते हैं, चलो अब दूसरा फंक्शन लेते हैं क्या, यहां पर एन स्क्वायर प्लस एन और यहां पर लेते हैं एन क्यूब प्लस एन,
एन क्यूब प्लस एन लेते हैं मान लो, या फिर एन क्यूब प्लस एन ही छोड़ो, एन स्क्वायर भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो अब यहां क्या लिखेंगे हम लोग, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स क्या है, एन क्यूब प्लस एन। एक कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। तो एन स्क्वायर प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन क्यूब प्लस एन, और यहां सी भी है, सी इंटू एन क्यूब प्लस एन। अब सी का वैल्यू, अब कंडीशन को फुलफिल करना है ना, हम लोग को चाहिए क्या, सी और एन नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सी का वैल्यू अगर 1 लेते हैं हम लोग, एन का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो क्या देखते हैं, 1 है ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यूब का 1 हो गया, यहां 1 भी 1 है, मतलब कि यहां पर कितना हो गया 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ सही है। अब सही है तो सब n के लिए सही होना चाहिए ना, सब n के लिए सही होना चाहिए था ना ये। अब देखो n का वैल्यू यहां पर 2 कर देते हैं, तब क्या होगा 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना है 8 प्लस 2 10। 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है क्या, नहीं है, मतलब कि 1 पर तो सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन जब 2 वैल्यू की है इनका तब फॉल्स हो गया है। जबकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ऐसा एन नोट चाहिए कि उससे आगे कहीं भी बढ़ जाए, उससे ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लें, सब जगह सेटिस्फाई होना चाहिए। ये तो फेल कर गया यहां पर, मतलब कि अब इससे आगे जाएंगे तो फिर से फेल कर गया। देखो 2 है ना, यहां पर 3 लेते हैं, 3 लिए 3 स्क्वायर प्लस एन, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 3 कितना हुआ 12 ग्रेटर देन इक्वल टू CO1 है एन क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 प्लस 3 कितना हो गया 30 हो गया। 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है क्या, नहीं, फॉल्स है। यहां भी देखो फॉल्स हो गया। यहां पर डिफरेंस क्या था 6 और 10 में 4 का डिफरेंस था, अब 12 और 30 में कितना का डिफरेंस हो गया 18 का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बढ़ रहा है। और n का वैल्यू जब इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, n का वैल्यू जैसे ही इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग का डिफरेंस भी बढ़ रहा है, मतलब कि फंक्शन और दूर जा रहा है, मतलब कभी भी नहीं बराबर हो सकता है। तो अब एक और चीज देखते हैं, c का वैल्यू n लेकर देखते हैं, n लेकर देखते हैं तो क्या होता है n स्क्वायर प्लस n, c का वैल्यू अगर n लेते हैं तो क्या होता है n स्क्वायर प्लस n एफ एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू c क्या है यहां पर n है, n इंटू एन क्यूब प्लस n कितना होगा n इंटू एन क्यूब कितना हो गया n पावर 4 प्लस n स्क्वायर यहां c इंटू n पावर 4 इंटू n स्क्वायर। अब ये सेटिस्फाई कर सकता है क्या, नहीं, यहां n स्क्वायर है, यहां n पावर 4 है, जैसे ही 2 लेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, ये 2 लेंगे अगर तो क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां c कितना है 2 इंटू 2 पावर 4 16 प्लस 2 स्क्वायर 4 20 60 प्लस 4 20 इंटू 2, c का वैल्यू n है मतलब कि 2 है 20 इंटू 2 मतलब कि 40 हो गया। यहां भी ये फॉल्स हो रहा है, मतलब c का वैल्यू n भी नहीं ले सकते हैं, और c का वैल्यू 1/n ले सकते हैं क्या, देखते हैं 1/n में c को अगर 1/n लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n इंटू n क्यूब प्लस n क्यूब प्लस n,
ए एन से एन क्यूब, क्यूब कट के स्क्वायर बन गया, और ए एन से ए एन कट के ओवन बन गया। मतलब यहाँ क्या बन गया, एन स्क्वायर प्लस ओवन, यहाँ बन गया एन स्क्वायर प्लस वन केवल रह गया है, यहाँ एन स्क्वायर प्लस एन है। अब देखो यहाँ भी लार्जेस्ट फंक्शन है जो एन स्क्वायर है, यहां भी एन स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा इक्वल, लेकिन इक्वल कब हो रहा है, हम लोग 1/n लिए हैं तब इक्वल हो रहा है। जबकि परमिसेबल वैल्यू क्या है सी के लिए, सी एक कांस्टेंट है, तो ना तो n ले सकते हैं ना तो 1/n ले सकते हैं। सी को फंक्शन ले ही नहीं सकते हैं, फंक्शन अलाउड नहीं है सी के लिए। तो कभी भी हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कंपेयर करेंगे, कभी भी हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कंपेयर करेंगे, तो सी का वैल्यू है सी का जो भी वैल्यू होगा, जो कांस्टेंट ही लेकर चेक करेंगे। अगर कांस्टेंट में काम चल रहा है तो सही है, अगर कांस्टेंट में काम नहीं चल रहा है तो गलत है। मान लेते हैं ऐसा एक फंक्शन रहता, यहां पर रहता एन क्यूब प्लस ओवन रहता है यहां पर, और यहां पर रहता, इस साइड में रहता अगर एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। अगर ए जी एक्स रहता और ए एफ एक्स रहता तब पॉसिबल होता क्या, तब पॉसिबल होता। देखो कैसे, यहां लार्जेस्ट फंक्शन ये है ना, यहां लार्जेस्ट ये है ना, ये पॉसिबल होगा। कैसे होगा देखो, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू यही करना है ना, सी इंटू जी एक्स ही करना है ना, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, सी का वैल्यू को 1/3 लेते हैं। सी का वैल्यू को अगर 1/3 ले रहे हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि 1/3 ले रहे हैं, जो भी यहां वैल्यू है 1/3 हो जा रहा है। तो इनडायरेक्ट मीनिंग हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1/3 अगर यहां मल्टीप्लाई किए, मतलब कि 3 इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका 3 टाइम्स लेंगे। अगर एन क्यूब का 3 टाइम्स लेंगे तो यहां भी एन क्यूब हो गया, यहां भी एन क्यूब हो गया, यहां भी एन क्यूब हो गया, क्योंकि यहां पर 3 एन क्यूब हो गया ना, 3 एन क्यूब यहां हो गया। यहां पर एन क्यूब एक ही है, यहां पर एन क्यूब एन स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, एक एन क्यूब है जो एन से बड़ा हो जाएगा। मतलब कि ये फंक्शन को हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स, जबकि यहां नहीं लिख सकते, यहां लिख नहीं सकते पहले वाले में एन स्क्वायर प्लस एन और एन क्यूब प्लस एन में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन का डिफरेंस है, एन का डिफरेंस है। और बीगो और ओमेगा कभी भी फंक्शन को कंज्यूम नहीं कर सकता है। बीगो और ओमेगा दोनों ही कांस्टेंट कुछ भी रहे, चाहे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहे, एडिशन फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन रहे, डिवीजन रहे, सबको कंज्यूम कर जाएगा। कंज्यूम कैसे कर रहा है, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी का वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन तो ले ही सकते हैं ना। सी का कोई इंटीजर ले लिए, कभी हम सी को 3 ले सकते हैं तो 1/3 भी तो ले सकते हैं। अगर 3 में बीगो कर रहा है तो 1/3 में ओमेगा करेगा। छोटा बड़ा हम कर सकते हैं ना, कांस्टेंट को लेकर छोटा बड़ा हम कर ले सकते हैं। इसलिए अगर लार्जेस्ट फंक्शन जो है, दोनों ही फंक्शन में जो लार्जेस्ट ऑर्डर है, अगर लार्जेस्ट ऑर्डर इक्वल हो जाए, अगर लार्जेस्ट ऑर्डर इक्वल हो जाए तब हम लोग का बीगो और ओमेगा हो जाएगा। अगर लार्जेस्ट नहीं हो रहा है तब नहीं होगा, क्योंकि सी को फ्रैक्शन तो ले ही सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए ओमेगा क्या है, लोअर बाउंड है, और बीगो क्या था, अपर बाउंड था। इसके बाद क्या है, एक बचा ओमेगा हो गया, अब बचा है थीटा। तो थीटा जान लो क्या है, एक शॉर्ट में जानो, इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अभी बस इतना जान लो कि थीटा का मतलब होता है कि बीगो भी सेटिस्फाई हो जाए और ओमेगा भी सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब कि थीटा सेटिस्फाई हो गया।
बीगो और ओमेगा दोनों ही अगर सेटिस्फाई हो जाए तो समझो कि थीटा सेटिस्फाई हो गया। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है भाई? इसका मीनिंग है जो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स हो जाए और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स हो जाए, दोनों ही कंडीशन हो जाए। एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स भी हो जाए और साथ साथ सेम फंक्शन के लिए एफ एक्स जी एक्स चेंज नहीं हुआ है, सेम दो फंक्शन लिए हैं, एक एफ एक्स लिए हैं, एक जी एक्स लिए हैं पॉजिटिव फंक्शन, यही दोनों फंक्शन के लिए एक कंडीशन भी सही हो जाए और यही दोनों फंक्शन के लिए एक कंडीशन भी सही हो जाए। अगर दोनों कंडीशन ही सेम फंक्शन के लिए सही है मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं क्या? एफ एक्स इक्वल टू थीटा ऑफ जी एक्स। एफ एक्स इक्वल टू थीटा ऑफ जी एक्स हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कि ये क्या था? ये बीगो का स्टेटमेंट है, ये ओमेगा का स्टेटमेंट है। तो थीटा मतलब क्या हुआ कि if बीगो एंड ओमेगा बोथ आर satisfied for the same two positive functions then we can say theta is satisfied। बस यही है इसमें। सबसे पहले बीगो देखे, उसके बाद देखे ओमेगा। ये दोनों में क्या था? फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, दोनों का यूज भी है। बीगो का मतलब क्या था? जैसे दो पॉजिटिव फंक्शन है, दोनों पॉजिटिव फंक्शन के लिए ही डिफाइंड है। पॉजिटिव फंक्शन है तो इसमें क्या था? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स। सी भी कांस्टेंट है और सी भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 0 है, जिसमें कि ए इक्वलिटी होल्ड करेगा इन ग्रेटर देन इक्वल टू इन नॉट। ये है बीगो के लिए। ओमेगा के लिए क्या था? ओमेगा के लिए है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू है ना बीगो में। अब ओमेगा में बस इस सिंबल को रिवर्स करना है, अपोजिट करना है। मतलब क्या होगा? अब एफ एक्स जो लेस देन इक्वल टू यहां पर था वो यहां हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स फॉर ऑल इन ग्रेटर देन इक्वल टू इन नॉट। इक्वलिटी होल्ड करना चाहिए। यहां पे सी ग्रेटर देन 0 है और n का वैल्यू इंटेजर है, पॉजिटिव इंटेजर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है इन नॉट का वैल्यू। एन नॉट यहां लिख लो, एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सी ग्रेटर देन 0। सी का वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एन नॉट नहीं होगा। क्यों एन नॉट नहीं होगा? क्योंकि एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स लेकर चल रहे हैं। अब सिंपल सोचो, बीगो है, ओमेगा है, तो थीटा नोटेशन क्या कहता है?